हेलो चैनल, वेलकम बैक टू माय गाइस। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। तो यार बड़े दिनों के बाद फेक यंग मास्टर की वीडियो में ला रहा हूँ, जिसके लिए आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और बच्चे के बॉडी में ही हो, इसलिए मुझे इससे दूर भागना होगा, वो भी इसकी बहुत पुरानी यादों में, ताकि ये मुझे वहाँ पर ना ढूंढ पाए। और यही एक रास्ता है कि मैं इस पागल से खुद को बचा सकता हूँ। और ये कहता हुआ वो पीछे मुड़कर देखता भी नहीं और योंगवुन को वो बहुत पीछे छोड़ देता है और बिना सोचे समझे भागते भागते आखिरकार वो खुद को बहुत ही सुंदर फील्ड में पाता है, जो कि उसके लिए एक बहुत ही बड़ी हैरानी की बात है, क्योंकि अभी तक वो जिस जगह पर था तो वहाँ पर इतनी सुंदरता उसने नहीं देखी थी। लेकिन इस जगह की तो बात ही अलग है। और यहाँ पर एक अजीब सा दरवाजा भी वो नोटिस करता है। और सबसे हैरान करने वाली बात ये होती है कि उस दरवाजे पर तालिस्मान लगा होता है, एक सीलिंग तालिस्मान, जो कि उस डोर को सील कर रहा था। वो योंगवुन के कॉन्शियसनेस में इतना दूर आ चुका है कि उसे और कुछ सूझता नहीं और उसे लगता है कि ये उसकी पास्ट की मेमोरीज हो सकती है। और ये बच्चा इसलिए इसे याद नहीं कर पा रहा क्योंकि इस पर ये सील लगा हुआ है। लेकिन वो खुद से सवाल करता है कि आखिर क्यों, इसके मेमोरीज को कौन क्यों सील करना चाहेगा। लेकिन इस बात से उसे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर उसे इस बॉडी पर कब्जा करना है, ना कि इस बच्चे की मिस्ट्री सॉल्व करनी है। इसलिए उसे लगता है कि अगर वो इस सील को हटा देता है तो वो और भी अंदर चला जाएगा और आखिरकार इस बच्चे की बॉडी पर कब्जा कर लेगा और ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये करने का जैसा वो ठान लेता है और दरवाजे के लिए हाथ बढ़ाता है तो पीछे से उसे बहुत ही इविल एनर्जी फील होती है, जिसे महसूस करके वो हैरान हो जाता है और तेजी से मुड़कर देखता है कि कहीं कोई उसका सिर ही ना उड़ा डाले। वो इविल एनर्जी और किसी के नहीं बल्कि योंगवुन की थी। लेकिन वो हैरान है कि आखिरकार इस बच्चे ने उसे कैसे ढूंढा। वो तो उसकी कॉन्शियसनेस में इतना दूर आ गया था कि उसका मिलना तो इम्पॉसिबल बन गया था। लेकिन इस बच्चे ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर लिया और अब उसे धीरे धीरे करके और अपनी इविल पावर की मदद से उसे एब्जॉर्ब भी कर रहा है। तो एब्जॉर्प्शन के बीचों बीच जो पीछे का दरवाजा भी होता है वो भी गायब हो जाता है और अब भाग निकलने का और कोई रास्ता नहीं। वो खुद को काफी ज्यादा डेस्परेट सिचुएशन में पाता है और जोर जोर से चिल्लाता है कि मुझ जैसा बड़ा इविल स्पिरिट आखिर मुझे कौन एब्जॉर्ब कर सकता है। मैं इस बात को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। लगता है कि मैं कोई बुरा सपना देख रहा हूँ। मुझे खुद को यहाँ से बाहर निकालना होगा, वरना मेरी खैर नहीं होगी और ये मुझे एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन चाहे वो डार्क स्पिरिट जितना भी दम लगा ले, लेकिन वो उसके शिकंजे से बाहर नहीं निकल पा रहा। इस सीन को देखकर उस डार्क स्पिरिट को भी नॉस्टैल्जिया हो जाता है कि पहले वो इस बच्चे को ही इसी तरह ही एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा था और अब वही बच्चा उसे एब्जॉर्ब कर रहा है। और इस बात को एक्सेप्ट करने में उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन वो करे तो करे क्या, क्योंकि योंगवुन उसकी हाफ बॉडी को एब्जॉर्ब कर चुका है। और आखिरी एक जोर की चीख लगाने के बाद योंगवुन उस डार्क स्पिरिट को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उस हाई लेवल के डार्क स्पिरिट को एब्जॉर्ब करने के बाद जब बात प्रेजेंट पर आती है तो योंगवुन की बॉडी से एक स्टीम निकलती है, जो कि वो योशिन नोटिस कर लेता है और उसे भी समझ में आ गया है कि आखिर ये स्टीम इसकी बॉडी से क्यों निकली। वो इस बात से हैरान था कि आखिर इतना छोटा बच्चा जिसको अब तक मार्शल आर्ट्स आते नहीं और ना ही इसके पास कोई इनर की है, तो वो उस डार्क स्पिरिट को कैसे एब्जॉर्ब कर सकता है। क्योंकि योशिन को खुद उसे सिर्फ सील करने में इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही थी कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। लेकिन ये वाला नजारा देखने के बाद उसके तो पैरों तले जमीन घिसक जाती है। योंगवुन अपने माथे से उस तालिस्मान को भी हटा देता है और उसकी नजरों से लगता है कि वो इस योशिन को अब छोड़ने वाला नहीं है। उसने अपना हाथ जमीन पर रखा हुआ था और उसके हाथ से कुछ डार्क सी चीज निकलती है, जो कि पीछे जाकर किसी चीज में ट्रांसफॉर्म हो रही थी। लेकिन धीरे धीरे करके योशिन जब योंगवुन के पीछे उस डार्क पावर को देखता है तो उसके पैरों तले जमीन घिसक गई और उसका दिमाग प्रोसेस नहीं कर पा रहा था कि वो किस चीज को अपने सामने देख रहा है। लेकिन जब उस चीज को दिखाया जाता है तो वो एक डेमोनिक मॉन्क होता है, जिसको योंगवुन ने समन किया है और वो भी डार्क स्पिरिट की पावर की मदद से। वो मॉन्क काफी ज्यादा बैडएस लगता है और वो समन होते ही अपनी ग्रीटिंग्स मास्टर को पेश करता है, यानी कि योंगवुन को, क्योंकि आज के बाद योंगवुन ही उस डेमोनिक मॉन्क का मास्टर है और योंगवुन जो कहेगा और उसका ऑर्डर जो भी होगा ये डेमोनिक मॉन्क उसे मानेगा। वहाँ पर तो कुछ सेकंड्स में ही घमासान फाइट शुरू होने वाली थी, लेकिन जब हमारा सीन एक गार्ड पर पड़ता है तो वो किसी वजह से काफी ज्यादा परेशान बैठा होता है। उस गार्ड का नाम जेंग होता है और वो इस मानोर रेजिडेंस में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है और स्ट्रॉन्गेस्ट होने की वजह से उन्हें एक निकनेम भी दिया गया था, जिसका नाम मानोर सोर्ड है। उसका निकनेम मानोर सोर्ड इसलिए है क्योंकि मास्टर इंडेन यानी कि इस पूरे फैमिली के हेड और योंगवुन के फादर, तो वो दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। वो अपनी दास्तान भी हमें सुनाता है कि पास्ट में वो और मास्टर इंडेन काफी पायरेट से भी लड़े हैं। उन्होंने काफी जंगे एक साथ लड़ी थी। उन दोनों को बेस्ट बडीज भी कहा जा सकता है। और जब मास्टर इंडेन
यहाँ पर अपने रेजिडेंस पर आए तो मुझे भी हायर करने का एक प्रपोजल दिया, जो कि मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया क्योंकि मेरा दोस्त ही मुझे प्रपोजल दे रहा था। तो उसको मैं कैसे ठुकरा था, वो दोस्त जिसके साथ मैं काफी ज्यादा बैटल्स लड़ चुका हूँ, तो उसकी ऑफर को मैंने बिना किसी सोचे समझे और मशवरे से एक्सेप्ट कर लिया। अब ये बातें तो ठीक है, लेकिन आखिर गार्ड जेंग किस वजह से परेशान हो रहे हैं? तो इसके पीछे का रीजन भी और कोई नहीं बल्कि फर्स्ट लेडी है, मास्टर इंडेन की फर्स्ट वाइफ, जिन्होंने गार्ड जेंग को उस सीक्रेट मैनुअल और सीलिंग टेक्निक्स के बारे में बताया है। और उन्होंने मास्टर जेंग को ये बात इसलिए बताई क्योंकि वो अगर इनको बिना बताए ये सारा काम करती तो काफी ज्यादा रुकावटें पेश होती। फर्स्ट लेडी मास्टर जेंग को मास्टर इंडेन की करंट सिचुएशन के बारे में बता रही थी कि जिस तरह की उनकी करंट सिचुएशन है तो उनको लगता नहीं कि वो सरवाइव कर पाएंगे। और ये वाली बात सुनकर मास्टर जेंग भी काफी ज्यादा उदास हो गए थे। लेकिन बात फिर सक्सेसर पर आती है और वो चाहती है कि उनका बेटा ही सक्सेसर बने क्योंकि बाकी लोगों को वो वर्दी नहीं समझती और वो जो कर रही है तो वो मास्टर इंडेन की भलाई के लिए कर रही है ताकि उनके आत्मा को मरने के बाद शांति मिले। लेकिन मास्टर जेंग को क्या पता कि उनको यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है और वो रात के अंधेरे में बैठकर इसी के बारे में ही किसी टाइप का सोल्यूशन ढूंढना चाहते हैं ताकि जो ये सब कुछ हो रहा है वो इसे होने से रोक ले, क्योंकि जो चीजें हो रही है तो उनको एक्सेप्ट कर पाना मास्टर जेंग के लिए एक नामुमकिन टास्क बन गया है, जिसमें वो सिर्फ देख सकते हैं बल्कि कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अपनी दोस्त की भलाई के लिए वो यहाँ पर सिर्फ बैठ नहीं सकता, उसे अपनी लॉयल्टी को सर्व करना है जो कि उसने वादा किया था। इसलिए वो गुस्से में उठकर कहता है कि अब बस बहुत हो गया, मुझे जस्ट जाके चेक करना है ताकि मेरे जितने भी ये डाउट्स हैं तो वो क्लियर हो जाए। और मास्टर जेंग जिस ओर जा रहे होते हैं तो वहीं पर ही योशिन, डेमोनिक मंक और योंगवुन है। और जब सीन मास्टर इंडेन के रूम पर पड़ता है तो वहाँ पर योशिन, जिसकी आंखें बाहर निकल रही थी क्योंकि वो जिस इविल स्पिरिट को देख रहा था तो वो एक हाई क्लास इविल स्पिरिट है जिसको एक छोटे बच्चे ने समन किया है। और ये बात हैरान करने वाली है क्योंकि उनको भी और उनसे बड़े बड़े शामान को भी इस तरह के इविल स्पिरिट को समन कर पाना एक इम्पॉसिबल टास्क है। और जहाँ तक हमारे योंगवुन की बात हो रही है तो वो मुस्कुराते हुए डेमोनिक मॉन्क को कहता है कि डेमोनिक मॉन्क, जाकर उस शामान को खत्म कर दो। जो ही वो ऑर्डर देता है तो वो डेमोनिक मॉन्क बड़ी ही तेजी से शामान की ओर बढ़ने लगता है, जो कि देखकर योशिन घबरा जाता है और अगर वो टाइम पर अब कुछ नहीं करेगा तो वो मारा जाएगा। इसलिए दोबारा से कोई निंजुत्सु वाली साइन करके वो अपने लिए एक डिफेंस बैरियर बनाता है जो कि एंड टाइम पर बन गया, वरना उसके छेतड़े उड़ जाते। दोनों के अटैक्स आपस में क्लैश करते हैं और योशिन को भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता क्योंकि इविल स्पिरिट के अटैक को काफी आराम से उसने ब्लॉक कर दिया। लेकिन अपने डिफेंस को बरकरार रखता हुआ योशिन अब बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि एक तो ये बच्चा है, ऊपर से इसने एक इविल स्पिरिट को समन किया है। और सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि जैसे ही एक इविल स्पिरिट को इसने ऑर्डर दिया तो इविल स्पिरिट ने इसका ऑर्डर मान के मुझ पर अटैक कर दिया। और उसने इस तरह होते हुए पहली बार देखा है, इसलिए पहली बार देखने से उसे बहुत ज्यादा हैरानी हो रही है। लेकिन उसे इतना डर नहीं लगता क्योंकि उसके अटैक को उसने ब्लॉक कर लिया है, तो उसे इतना घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन उसकी ये बात यहाँ पर गलत निकलती है क्योंकि डेमोनिक मॉन्क की पावर ज्यादा होती है और जो डिफेंस उसने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए क्रिएट किया था वो उसकी पावर की मदद से टूट जाता है और उसका अटैक योशिन को लग जाता है, जिससे हमारा योशिन दूर गिर जाता है। दोबारा पैरों पर खड़ा होता हुआ योशिन, जो कि अब खांस रहा था और उसकी हालत खराब हो गई है क्योंकि एक तो वो बूढ़ा हो चुका है और ऊपर से इतनी ज्यादा पावर उसने बहुत टाइम के बाद यूज की है, तो उसकी बॉडी पर भी इफेक्ट हो जाता है। लेकिन सामने उस डेमोनिक मॉन्क के चेहरे को देखने के बाद उसकी तो पैंट गीली हो जाती है क्योंकि वो जो डेमोनिक मॉन्क होता है तो उसकी स्माइल को देखकर कोई भी डर जाए। और वो योशिन की ओर देखकर बड़े ही क्रीपी तरीके से हंस रहा था, उसके आंखों और मुंह से भी शोले निकल रहे थे जो कि कोई भी देखकर डर जाए। और वो डेमोनिक मॉन्क अपना हाथ धीरे धीरे करके योशिन की ओर भी बढ़ाता है। अब योशिन को ये रियलाइज हो गया है कि वो यहाँ पर और कुछ नहीं कर सकता, तो वो डेस्परेट तरीके से आसपास की चीजें उठा के उस डेमोनिक मॉन्क की ओर फेंकता है और बिल्कुल बच्चों की तरह वो रो रहा था और अपनी जान की भीख योंगवुन से बार बार मांगते ही जा रहा था। लेकिन बदकिस्मती से कि योंगवुन उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं दे रहा था और ना ही डेमोनिक मॉन्क रुकने का नाम ले रहा था, जिसके बाद डेमोनिक मॉन्क धीरे से अपना मुंह खोलता है और कुछ ही देर के बाद उस डेमोनिक मॉन्क के मुंह से बहुत सारे हाथ निकलकर योशिन की ओर बढ़ने लगते हैं, जो कि देख के योशिन और भी ज्यादा चौंक जाता है और अब उसे और भी ज्यादा डर लगने लगा है। लेकिन चाहे वो इस फैक्ट को जितना भी इग्नोर करे, लेकिन अब उसकी बैंड बजने वाली है, जिसके बाद वो सारे हाथ योशिन को घेर लेते हैं। योशिन खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश करता है लेकिन खुद को नहीं छुड़ा
पा रहा क्योंकि वो कितनों से अपने आप को छुड़ाएगा। और आखिर में वो सारे हाथ जो कि डेमोनिक मॉन्क के मुंह से निकल कर आए थे तो वो हमारे योशिन को पूरी तरह से लपेट लेते हैं, यहाँ तक कि उनके वजन से योशिन नीचे जमीन पर भी गिर जाता है। लेकिन वो हाथ तो रुकते नहीं और योशिन की चीखें भी रुकती नहीं। वो दोबारा बच्चों की तरह रोते हुए अपनी जान की भीख मांगता है और कहता है कि वो दोबारा इस तरह नहीं करेगा, उसे अपनी जान प्यारी है और योशिन वो सब कुछ करने के लिए तैयार है जो कि योंगवुन उसे ऑर्डर देगा। लेकिन योंगवुन है कि उसकी बात को बीच में ही रोककर उसे ये बात क्लियर करता है कि उसे उसकी कोई जरूरत नहीं, वो अकेला ही सब कुछ हैंडल कर सकता है। योशिन लास्ट में ये भी पूछता है कि आखिर वो उसकी जान क्यों नहीं बख्श रहा, क्या वो इसलिए कि इसने उसको धोखा दिया है या फिर कोई और ही रीजन है। तो योंगवुन के रिस्पॉन्स से पता चलता है कि ये रीजन नहीं कि योशिन ने उसे धोखा दिया है, बल्कि रीजन ये है कि वो उसकी जान इसलिए नहीं बचा रहा क्योंकि वो सीक्रेट मैनुअल और उस सीलिंग टेक्निक्स की लोकेशन योशिन को पता लग गई है और वो उसे भी पता है। तो इसलिए दो लोगों को सीक्रेट्स पता चलना अच्छी बात नहीं होती और ये सीक्रेट ही नहीं रहेगा। योंगवुन योशिन के करीब बैठा हुआ था और एक इमोशनलेस फेस से उसे लास्ट टाइम एक स्माइल भी देता है जो कि देख के योशिन को गुस्सा चढ़ जाता है, लेकिन वो कुछ बोल भी नहीं सकता क्योंकि वो इतना ज्यादा डरा हुआ है। लेकिन मन ही मन में वो कहता है कि ये कमीना जैसे मैं इसे मारने पर तुला हुआ था तो ये उससे पहले मुझे मारना चाहता था और ये प्लान इसने मुझसे पहले बनाया है, क्योंकि जिस तरह चीजें चल रही हैं तो लगता है कि इसने ये पहले से ही प्रिडिक्ट की थी कि इसी तरह ही मेरे साथ होगा और फिर बाद में मेरी मौत ऐसे ली जाएगी। ये कहते हुए वो डेमोनिक एनर्जी आखिरकार योशिन को पूरी तरह से निगल लेती है और एब्जॉर्ब कर लेती है। तो योशिन को टिकाने लगाने के बाद वो बाहर जाके गोचान को भी बुलाता है क्योंकि काम खत्म जो हो चुका है। तो योंगवुन के बुलाने पर गोचान को काफी ज्यादा कंफ्यूजन भी हो रही होती है कि क्या इतनी जल्दी सब कुछ हो भी गया। लेकिन जो ही वो कमरे के सामने आता है और उसकी नजर सामने पड़े कॉर्प्स पर पड़ती है तो गोचान डर जाता है और वो योंगवुन से भी इस कॉर्प्स के बारे में पूछता है कि क्या ये मर चुका है या नहीं। तो अभी के लिए योंगवुन गोचान के साथ बात नहीं करना चाहता क्योंकि अभी तक सारी चीजों को ठीक भी करना है और अगर वो ये सब कुछ टाइम पे नहीं करते तो आगे जाके इस मैटर में वो दोनों फंस जाएंगे। लेकिन उसे घबराने की जरूरत नहीं क्योंकि योंगवुन ने ऑलरेडी एक प्लान बनाया हुआ है कि कैसे इस मैटर को सॉल्व करना है, इसलिए ज्यादा बातें वो नहीं करना चाहता और जल्दी से जल्दी काम को निपटाना चाहता है। तो अपने प्लान को शुरू करते हुए योंगवुन जो कि उस सच को छुपाना चाहता है तो वो आसपास की चीजों को अपनी तलवार से तोड़ते ही जा रहा था क्योंकि वो ऐसा दिखाना चाहता है कि योशिन पागल हो गया था। जिस इविल स्पिरिट को वो हटाने की कोशिश कर रहा था तो उसी ने ही उस पर कब्जा करके और उसकी बॉडी को कंट्रोल करके आसपास की चीजों को तोड़ भी दिया और यहाँ तक के मास्टर एडिन यानी कि मेरे फादर के हाथ को भी काट डाला। तो इस सारी आवाजों और चीखों को सुनने के बाद मैं और गोचान जो कि यहाँ से गुजर रहे थे तो हम दोनों ने ये आवाज सुनी और यहाँ पर और कोई हमें नजर नहीं आ रहा था और ना ही कोई गार्ड खड़े थे ताकि वो जाकर अंदर चेकआउट कर सके। तो हमने खुद अंदर जाने का ठान लिया और जब हम अंदर आ गए तो कमरे की ये हालत थी और मास्टर एडिन यानी कि फैमिली के हेड का हाथ कटा हुआ था और बदकिस्मती से कि जिस बंदे ने उनकी मदद की उस डार्क स्पिरिट को निकालने में तो उसी ने ही अपनी जान गंवा दी, लेकिन मानोर मास्टर बच गए। तो यही प्लान सच को छुपाने के लिए योंगवुन ने प्रिपेयर किया है और उसके हिसाब से ये तगड़ा भी है क्योंकि इस प्लान की मदद से उन दोनों को कोई भी इस मैटर में नहीं घसीटेगा और सारा का सारा इल्जाम योशिन और जिसने योशिन को यहाँ पर बुलाया था उसी पर ही पड़ेगा। और जहाँ तक गोचान की बात हो रही है तो प्लान को सुनने के बाद उसे भी ये प्लान तगड़ा तो लगता है, लेकिन जिस तरह की वो फर्स्ट लेडी को जानता है तो उसे लगता नहीं कि इतनी आसानी से वो फर्स्ट लेडी को बेवकूफ बना सकते हैं क्योंकि वो शातिर भी है और वो चीजों को हैंडल करने में काफी माहिर भी है। हम बाकी लोगों को तो बेवकूफ बना सकते हैं लेकिन उनको बेवकूफ बनाना गोचान को नहीं लगता कि इतना आसान भी होगा। इसलिए तो वो योंगवुन से भी कहता है कि यंग मास्टर मेरे हिसाब से प्लान तगड़ा तो है और ये बाकी लोगों पर काम कर सकता है, लेकिन जहाँ तक फर्स्ट लेडी की बात है तो ये उनके लिए एक सिंपल मिस्ट्री है जो कि वो देखकर ही इसे सॉर्ट आउट कर लेगी। इसलिए एडिशनली हमें कुछ और चीजों को भी ऐड करना पड़ेगा ताकि सस्पिशियंस कम हो जाए और उनको भी बेवकूफ बनाने पर मजबूर करे। क्योंकि आप जरा खुद ही सोचिए कि हम बाकी लोगों को तो बेवकूफ बना पाएंगे लेकिन यंग मिस्ट्रेस जिन्होंने इस शामान को हायर किया है तो उनको यकीन दिलाना कि उनका ये शामान पागल हो गया था तो ये मुश्किल टास्क है, वो इसे काफी आराम से समझ जाएगी। तो योंगवुन गोचान की बात को सुनकर कहता है कि चलो अगर ऐसी ही बात है तो कुछ और ऐड करते हैं और इसके लिए मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया प्लान है। और वो आखिर में जिस चीज को ऐड करता है तो वो दरअसल खुद को अपनी सोर्ड से ही इंजर्ड करना होता है। वो कहता है कि शामान पागल हो गया, उसने आसपास की चीजों को भी छोड़ा, हम पर अटैक भी किया, फैमिली हेड का हाथ भी काटा और आखिर में उसके बेटे को भी मारने की कोशिश की। ये कहकर वो अपनी सोर्ड को पैर में धंसा देता है जो कि देखकर गोचान उसे रोकने ही
ही वाला था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन जहाँ तक योंगवुन की बात हो रही है तो उसे दर्द से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और वो मुस्कुराते हुए गोचान से कहता है कि तुम यंग मिस्ट्रेस को काफी अच्छी तरह से जानते हो, अब जरा ये बताना कि ये प्लान कैसा है। और मैंने खुद को भी इंजर्ड कर लिया जो कि मैंने आखिर में ऐड किया है, तो क्या ये बिलीवेबल है? क्या इसमें वो यकीन कर पाएगी? क्योंकि मैं कुछ ज्यादा ही सेक्रीफाइस दे चुका हूँ। गोचान योंगवुन के इस फेशियल एक्सप्रेशन को देखने के बाद डर जाता है और वो अपने मन ही मन में कह रहा था, ये बाप रे क्या बंदा है, अपने प्लान को पूरा करने के लिए ये इतना डिटरमिन्ड है कि इसने अपने आप को ही अपनी ही सोर्ड से इंजर्ड कर लिया ताकि लोग इस पर यकीन करें। इस बच्चे को मैं जितना स्केरी समझ रहा था तो ये बच्चा उससे और भी ज्यादा स्केरी है। मुझे यकीन नहीं आता कि कोई ऐसा बंदा भी होगा जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट करता हो। लेकिन ये टाइम सोचने का नहीं है क्योंकि योंगवुन के पाँव से अब बहुत ज्यादा खून बह रहा था, जो कि देखकर गोचान उस पर मलहम पट्टी लगाने का ठान लेता है और इंसिस्ट भी करता है, लेकिन उसे रोककर कि उसके खून को बहने दो ताकि उसका चेहरा पीला पड़ जाए, ताकि लोगों को और भी ज्यादा विश्वास पड़े कि ये सच है। तो ये वाली बात को सुनकर गोचान, जो कि अभी तक इसे डरावना बुला रहा था, तो अब आखिर में इसे अब एक हॉरिफाइंग का नाम देता है और कहता है कि आगे जाके इस बच्चे को जो भी अपना दुश्मन बनाएगा तो उसकी तो वाट लग जाएगी। और मैंने अच्छा किया कि मैं इसकी टीम में आ गया। मैं इसे अपना दुश्मन कभी भी अपनी जिंदगी में भी नहीं बनाऊंगा और न ही कभी सोचूंगा। उन दोनों ने अब जाल काफी अच्छी तरह से बिछाया हुआ है। अब एक शिकार का इंतजार करना है जो कि एविडेंस होगा, जो कि ये सब कुछ चीजें अपनी आंखों से देखकर बाकी लोगों में इस रूमर और इस खबर को फैलाएगा कि यहाँ पर क्या क्या हुआ था और किन लोगों ने मदद की थी। तो उसके कुछ ठीक सेकंड्स के बाद सामने का दरवाजा खुलता है और हम मास्टर जेंग यानी कि इनर मानोर लॉर्ड को देखते हैं, जो कि बेसब्री से जब दरवाजा खोलते हैं और उनकी नजर जब सामने पड़ती है तो उन्हें गुस्सा चढ़ जाता है और वो गुस्से में पूछते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है और इस कमरे की ये हालत कैसे हुई है, और सबसे बड़ी बात कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। इनर मानोर लॉर्ड उन पर हावी हो रहा था। तभी योंगवुन अपनी नौटंकी को शुरू करता है। वो इनर मानोर लॉर्ड को शांत करते हुए और उनकी अटेंशन को खुद की ओर करते हुए कहते हैं कि इनर मानोर लॉर्ड जरा शांत हो जाइए। सबसे पहले तो इन चीजों के बारे में आप फिक्र मत करिए, बल्कि फैमिली हेड को देख लीजिए। ये कहते हुए आखिर में कुछ मिर्च मसाला डालते हुए वो खुद को जमीन पर भी गिराता है ताकि एविडेंस और भी पक्का और मजबूत हो। तो थर्ड यंग मास्टर को इस तरह जमीन पर गिरता हुआ देखकर इनर मानोर लॉर्ड अब घबरा जाते हैं और घबराते हुए गोचान से इसके पीछे का रीजन पूछते हैं कि वो दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं और स्पेशली थर्ड मास्टर की ये हालत किसने की और इनका ये जो खून बह रहा है तो ये कब से बह रहा है। इनर मानोर लॉर्ड काफी ज्यादा सवाल एक ही टाइम पर करता है और गोचान को समझ में नहीं आ रहा कि वो कहाँ से शुरू करे। लेकिन जब उसकी नजर योंगवुन पर पड़ती है जो कि अब तक जमीन पर पड़ा हुआ था, तो वो तो मुस्कुरा रहा था और ये देखकर कि ये अभी तक मुस्कुरा रहा है तो वो उसकी एक्टिंग की दाद देता है और कहता है, बाप रे क्या एक्टिंग की है। इसे देखकर तो कोई भी इस पर यकीन कर ले, मानना पड़ेगा इस बच्चे को। जिसके बाद अगले सीन में हम योंगवुन को देखते हैं जिसको उन लोगों ने मेडिकल हॉल के बेड पर लेटाया होता है और वो वहाँ पर काफी खुश भी है क्योंकि मेडिसिन की स्मेल्स उसे बचपन से ही पसंद है और ग्रैंडपा के साथ उसने काफी जड़ी बूटियों पर काम भी किया है, इसलिए तो उसकी यादें भी ताजा हो रही है और वो काफी ज्यादा खुश भी होता है। और सरप्राइज की बात तो ये है कि उसकी किस्मत अच्छी है क्योंकि जो जगह उस डार्क स्पिरिट ने योंगवुन को बताई थी तो उसको वहीं पर ही लेकर आया गया है और वो रात के टाइम चेकआउट करेगा क्योंकि अभी के लिए मेडिकल हॉल में कुछ बहुत ही ज्यादा लोग हैं। कुछ ही देर के बाद गोचान भी आ जाता है, लेकिन आते ही उसके एक्सप्रेशन कुछ ठीक नहीं होते और वो दो बुक्स को भी निकाल कर योंगवुन को हवाले कर देता है। ये वही बुक्स हैं जो कि शामान अपने साथ लेकर आया था, लेकिन सिर्फ 2 ही बुक्स। तो इसके पीछे का रीजन जब गोचान बताता है तो पता चलता है कि वो लोग शामान से रिलेटेड हर एक एविडेंस को जला रहे थे, यहाँ तक कि उन लोगों ने शामान के बुक्स को भी नहीं बख्शा। बट किस्मत से ये दोनों बुक्स उसके हाथों लगी हैं और यहाँ लाके योंगवुन के हवाले कर दिए। इन दोनों बुक्स के नाम को पढ़ने के बाद उसने जो एक्सपेक्टेशन रखी हुई थी तो वो पूरी तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी वो गोचान को शाबाशी देता है और कहता है कि उसने बहुत अच्छा किया। लेकिन अब बात यहाँ पर आती है कि योंगवुन इन किताबों को क्यों हासिल करना चाहता था, आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है। गोचान को लगता नहीं कि वो इसे जवाब देगा, लेकिन वो उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये किताबें क्यों पढ़ रहा हूँ। गोचान के पास इस सवाल का जवाब तो नहीं होता, लेकिन जब बाद में वो उसे कहता है कि सामने खिड़की में बाहर तुम्हें कुछ नजर आ रहा है या नहीं, तो गोचान को बाहर कुछ भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन वहाँ पर वो डिमोनिक मॉन्क
खड़ा हुआ है जो कि गोचान को नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो वहाँ पर है। ये बात उसने गोचान को इसलिए बोली क्योंकि वो उसे बताना चाहता है कि इन किताबों को पढ़ने और हासिल करने का यही रीजन है कि बाहर कोई चीज है जिसके बारे में वो पता लगाना चाहता है और वो उसे नजर नहीं आ रहा। तभी बाहर से उन दोनों को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है जो कि किसी को अंदर आने से रोक रहा था और बार बार यही बोलते जा रहा था कि थर्ड यंग मास्टर अभी तक रिकवर नहीं हुए। तो दरवाजा खुलते ही सरप्राइजिंगली वो और कोई नहीं बल्कि फर्स्ट यंग लेडी होती है, जिनके एंटर करते ही उस कमरे का एटमॉस्फेयर एकदम से ही चेंज हो जाता है और वो गुस्से की नजरों से योंगुन को देखकर कहती है, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि तुम रिकवर हुए हो या नहीं, लेकिन मुझे अपने सवालों का जवाब चाहिए। जो कि देखकर योंगुन अब क्या करेगा तो ये तो हमें अगले ही पार्ट में पता चलेगा। तो अगर आप वीडियो के एंड तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आई। तो अगर लाइक करने के काबिल हो तो लाइक करिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं इसके अगले पार्ट के साथ जो कि बहुत ही जल्द होने